हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप सबों का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजीत में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे फर्स्ट चैप्टर, आपका वर्ण। क्लियर है ना? तो सवाल यहाँ पे आती है कि वर्ण क्या होता है और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और आपके एग्जाम में वर्ण से कहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, और वर्ण का उच्चारण स्थान कैसे करेंगे, इसका आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। और मेरी ये गारंटी है कि आज की आपने इस पूरे क्लास को किया तो आपके एग्जाम में ये 5 नंबर के सवाल, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे रहते हैं। तो कहने का मतलब आप अगर इस चीज को आज करते हो, और आपको मैं चुटकियों में सवाल बनाना सिखा सकता हूँ, बशर्ते आप हमारे साथ कंसंट्रेट होकर इस चीज को देखेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि आप इस टॉपिक को आप जो समझते होंगे कि मेरा हार्ड होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को होता है उच्चारण स्थान में, जो कि उच्चारण स्थान करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। उसको रटना बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आज के बाद से आप रटना भूल जाओगे। वर्ण का उच्चारण स्थान आप हाथों से गिन के जवाब दे सकते हो। और मेरा ये उम्मीद है, विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हो तो आपसे हर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो देर ना वेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वर्ण, इस चीज को आज शुरू करते हैं। क्लियर है ना? उम्मीद होगा आप लोग पिछले क्लासेस को देख रहे होंगे और पिछले क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना? तो चलिए ज्यादा देर ना वेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है क्या है? वो आपका वर्ण है। ठीक है ना? हिंदी व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्ण। कहानी दरअसल सुनते चलिएगा। जिन्हें भी इस चैप्टर की नोट्स कंटेंट पीपीटी चाहिए, वो हमारे साथ इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये हुआ। और ऑनलाइन के लिए जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, जिन्हें भी हर एक क्लास के नोट्स चाहिए, वो इस नंबर पे मैसेज करेंगे। प्लीज नो कॉल मी, और नाम और अपना क्लास जरूर मेंशन कीजिएगा, आप जिस भी बैच के हैं। और आप उस इस चीज का आपको पीडीएफ हर दिन आपको मिल जाएगा। लाइव जैसे ही खत्म होगी इस क्लास की, आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल मिलेगा। क्लियर है ना? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ण का। क्या होती है वर्ण? क्लियर है ना? अब ध्यान से समझना है यहाँ पे। सबसे पहली चीज, वर्ण कहते किसे हैं या वर्ण होता क्या चीज है? वर्ण कहने का मतलब हुआ कि वर्ण हम लोग कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं, उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसकी जिसकी खंड या टुकड़ा जिसके खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, ना किया जा सके, ना किया जा सके। ये क्लियर है ना? उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। तो वर्ण हम लोग किसे कहेंगे? कि वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो होती है, इसकी जो संख्या होती है वो अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। यानी कि वर्ण की टोटल संख्या कहीं पे 48 मिलेगा, कहीं पे 52 मिलेगा, कहीं पे 46 भी मिलता है देखने को। अलग अलग किताब में वर्ण की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब हुआ, तात्पर्य ये हुआ हमारा। अब दिख रहा है, लाइट मार रहा होगा उस समय टाइम पे बोर्ड पे, है ना? तो देखिएगा, ध्यान दीजिए। कहने का मतलब वर्ण हुआ कि वर्ण उसे मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडीय टुकड़ा क्या किया जा सके? नहीं किया जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग बुक में जो होता है, वर्ण की संख्या अलग अलग देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो वर्ण की जो संख्या है बाबू रे, वो अलग अलग बुक में जो है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा उसकी जो संख्या बताई हुई है ना, वो अलग अलग बताई हुई है। ये क्लियर है ना? यानी कि आपके बुक में हिंदी व्याकरण में वर्ण जो है, वो वर्ण की संख्या अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग बताया हुआ है। आपके एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आएगा
आएगा कि वर्ण की संख्या कितनी है, इस चीज को आप बताइए। तो आपके एग्जाम में ये सवाल ना आएगा तो आपको डरनी नहीं है, आपसे जो भी पूछे तो बोलिएगा अलग अलग बुक में वर्ण की संख्या अलग अलग दी हुई है। आई होप ये समझ में आया हो। अगली चीज जो है, जो हमारा जो हिंदी भाषा है उसे हम लोग देवनागरिक लिपि में लिखते हैं, ठीक है ना। हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा किस चीज में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि लिपि में लिखी जाती है। ये क्लियर हुआ। तो यानी कि जो हमारा हिंदी भाषा है उस किस चीज में लिखा जाता है, मेरा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। ये क्लियर है ना। तो यहाँ पे समझना कि वर्ण जो है बाबू रे, वर्ण जो है हमारा कितने तरह का होता है या कितने प्रकार का होता है, इस चीज को अब यहाँ से डिटेल करते हैं। आपको इस चीज को समझना, थोड़ा ध्यान देना। जैसे मान लिया जाए ये मेरा वर्ण है, तो पहली चीजें आप ये जान गए हैं कि वर्ण की फिक्स संख्या नहीं होती है। और हमारा जो ये वर्ण है, ये जो मेरा वर्ण है, ये मेरा वर्ण जो है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, ये मेरा दो तरह का होता है। पहली जो होता है मेरा, ये पहला होता है मेरा स्वर वर्ण होता है, और दूसरा मेरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। ये आपको पता चला, ये स्वर वर्ण हुआ, ये व्यंजन वर्ण हुआ। स्वर वर्ण की थोड़ा सा कहानी को समझते हैं। स्वर वर्ण की जो टोटल संख्या होती है वो कितना होती है, 11 होता है। कितनी है टोटल संख्या, 11 है। अब कौन कौन सी है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कौन कौन सा है आपका, देखिए आ है, अकर है, ई है, हर्षई है, उ है, हर्षऊ है, री है, वी है, ए है, ऐ है, ओ है, और आपका क्या है, ला ओ है। आप अगर अच्छे से काउंटिंग करते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसकी टोटल संख्या 11 है, जिस चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे समझना कि स्वर वर्ण पहले कहते किसे हैं, इस चीज को, है ना। तो स्वर वर्ण कहने का मतलब हुआ कि स्वर उच्चारण करते हैं। तो स्वर वर्ण के अगर उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे ही हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और अगर किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है ना, यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये क्लियर हुआ ना। तो स्वर वर्ण बोलेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात जो स्वतंत्र होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि उस वर्ण में हम लोग किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते। ये क्लियर है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्वर वर्ण की जो टोटल संख्या होती है कितना होता है, 11 होता है। कौन कौन सा होता है, आ कर ई हर्ष ई उ दीर्घ ऊ री ए ऐ ओ औ ये होता है। और अनुस्वर और अ जो होता है वो संस्कृत में होता है। कहने का मतलब, अगर हिंदी व्याकरण में पूछे वर्ण स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितना, 11 होता है। अगर संस्कृत में पूछे तो आपको बताना है कि स्वर वर्ण की संस्कृत में जो टोटल संख्या होती है वो कितना होती है, तो आपको बताना है 13 होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ये जो हमारा स्वर वर्ण है, ये जो मेरा स्वर वर्ण है, ये दो प्रकार का होता है। कितने तरह का होता है, दो प्रकार का। पहला तो हमारा होता है मूल स्वर होता है। दूसरा मेरा क्या होता है, एक होता है मेरा संयुक्त स्वर होता है। ये क्लियर है ना। एक मूल स्वर होता है, दूसरा आपका क्या होती है, संयुक्त स्वर होती है। मूल स्वर कहने का मतलब क्या होता है कि मूल स्वर आपको पता होगा कि जो हम लोग अभी बोल रहे थे, मूल स्वर कि जिसका उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी जो स्वर वर्ण का डिफिनेशन बना है, सेम बना दो, फंडा वही। क्लियर है ना। जैसे मान लिया जाए आपका कौन कौन सा मूल स्वर हो सकता है, आपका आ है, आकर आ है, ई है, हर्षई है, ऊ है, दीर्घ ऊ है, री है, और आपका क्या है, ए है, और आपका क्या है, ओ है। इस 9 को हम लोग कहते हैं मूल स्वर। और संयुक्त स्वर आपका कौन कौन सा है, संयुक्त स्वर आपका जो है वो आपका कौन कौन सा है। कलर चेंज कर देते हैं, कंफ्यूज मत करना, ओके। कलर सारे का चेंज कर देते हैं। संयुक्त स्वर आपका कौन कौन सा है, ओ है,
और आपका औ है। ये क्लियर है ना? आ ओ जो है वो आधा। अब पहले इतने ही को समझते हैं। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा। देखना सुनना। पहले तो हमने समझा मूल स्वर क्या होता है। मूल स्वर कहने का मतलब हुआ कि जो चीज हमने स्वर वर्ण का डिफिनेशन बनाया, सेम अगर वही डिफिनेशन हम इसका भी बनाते हैं तो उसी को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। यानी कि जो स्वतः बोले जाने वाली होती है, जिसका उच्चारण स्वतः होती है, अपने आप होती है, जिस उच्चारण में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना, उसी को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। यानी जो स्वतंत्र होते हैं उसे मूल स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहने का मतलब हुआ कि ये दो स्वरों के मेल से बनेगा एक शब्द, और उसका अगर हम उच्चारण करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं। ये क्लियर है ना? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर बोलेंगे। अब यहाँ पे देखना कि मूल स्वर आपने देखा, कि मूल स्वर देखा कौन कौन से? आपका आ है, अकर आ, ई है, हर्षा ई है, ऊ है, दुर्गा ऊ है, री है, ए है, और आपका ओ है। इसमें ए ना होगा हो एगो, यहाँ तो वो आ ही गया, कंफ्यूज। देखिए, आपका एक ए बचता है, एक ओ बचता है। ए जो होता है आ जोड़ ए से मिलता है तो बनता है ए, और आ जोड़ ओ से मिलता है तो हमारा बनता है ओ। ये क्लियर है ना? अब यहाँ पे समझना थोड़ा, और इस चीज को और थोड़ा भी डीप में करते हैं, उसके बाद समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे देखना, ये जो मूल स्वर है ये भी आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका ह्रस्व होता है, दूसरा आपका हमारा यहाँ पे दीर्घ स्वर होता है। ये क्लियर है ना? ह्रस्व, दूसरा मेरा यहाँ पे दीर्घ स्वर होता है। अब ध्यान से समझना, टाइम आपका होते जा रहा है, और ध्यान यहाँ पे देना। ह्रस्व स्वर सवाल आता है कि ह्रस्व स्वर आपका कौन कौन सा है। इसमें आपका ह्रस्व स्वर आ है, ई है, ऊ है, और आपका एक री है। इसके अलावे एक्स्ट्रा जो हमारा बचा हुआ है आकार आ, हर्षई और दुर्गई, और आपका क्या बचा हुआ है? ए और ओ बचा हुआ। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और यहाँ पे समझना, ये व्यंजन वर्ण जो मेरा है, जो मेरा व्यंजन वर्ण है, वो मेरा कितना है? व्यंजन वर्ण भी मेरा तीन तरह का है। तीन तरह का। पहला मेरा यहाँ पे स्पर्श व्यंजन वर्ण है, सुनना, स्पर्श व्यंजन वर्ण है। अब उसके बाद यहाँ पे अगला जो मेरा है वो आपका है अंत अस्त व्यंजन वर्ण है। फिर अगला जो है तीसरा आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन वर्ण है। अब यहाँ पे समझना, देखिएगा, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे पूरा क्लियर? अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से इन सारे के बारे में सुनते चलिएगा, और जहां पे भी दिक्कत या प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का, तो आपको बोलना नहीं है, पूछना नहीं, मतलब आपको पूछना है। ठीक है ना? अब देखना, पहले चीजें हमने ये देखा कि मूल स्वर क्या होता है, और स्टार्टिंग से आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले चीजें हमने सीखा वर्ण। वर्ण कहने का मतलब हुआ कि वर्ण उसे मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडीय टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक है ना? टाइम मेरा होते जा रहा है, थोड़ा ध्यान देना फास्टिंग में। ओके, कहने का मतलब हुआ कि वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडीय टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण मेरा दो प्रकार का होता है, पहला एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण हमने आपको बताया था कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण आपको हमने बताया था कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की अगर सहायता ली जाती है, और अगर वो स्वतंत्र नहीं है, तो उसे ही हम लोग व्यंजन वर्ण कहें। क्लियर है? अब स्टार्टिंग फिर हमने देखा कि स्वर वर्ण की जो टोटल संख्या होती है वो 11 है। और कौन कौन सा 11 है? तो हमने देखा आ है, अकरा है, ई है, हर्षई है, ऊ है, दुर्गा ऊ है, री है, ए है, ए, ओ और औ। इस 11 स्वर को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है ना? और इसी स्वर वर्ण को दो प्रकार में बांटा हुआ है, एक आपका मूल स्वर है, दूसरा आपका संयुक्त स्वर है। मूल स्वर हम लोग उसको कहेंगे कि जो स्वर वर्ण का डिफिनेशन बनाए, यानी कि जो स्वतंत्र वर्ण होते हैं, उसी को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। यानी सेम डिफिनेशन बनाइए, कहीं से किसी प्रकार का अंतर नहीं। क्लियर है? संयुक्त स्वर कहने का मतलब हुआ कि दो स्वरों के मेल से बनने वाला ऐसा शब्द।
यानी कि दो स्वर के मेल से बनने वाला एक ऐसा स्वर वर्ण, अगर कोई भी शब्द जो है, अगर कोई भी वर्ण जो है वो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, तो वैसे शब्द को ही, वैसे वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वर आपको गिर गया, पैर फिसलता, पानी यहाँ पे के गिरा है, बैठो बस। पानी वहां पे के गिराया हो, गिर गया। अच्छा बैठो क्लास में। हाँ हाँ, का है ला? अच्छा ऊपर जाओ, अभी बैठो आ रहे हैं। देखिएगा, कहने का मतलब हुआ कि मूल स्वर आपको पता है कि कौन कौन सा होता है, आ करा ई हर्ष ई उदीर्घ उ री ए वो होता है। और संयुक्त स्वर कहने का मतलब के मेल से बनता सब। बैट्रिक इज लॉ, बैट्रिक भी डॉन हो गया, गजब है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब चार्जिंग पे लगा दें, अब दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। डिस्टरबेंस हो जाती है थोड़ा बहुत, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे समझना कि जैसे हमने बोला कि संयुक्त स्वर, कि ये दो स्वर के मेल से बनेगा, ठीक है ना, दो स्वर के मेल से बनने वाला एक ऐसा शब्द, जो शब्द बना है उसी को हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। ये क्लियर है ना। अब अगली चीजें होती है कि मूल स्वर किसको कहेंगे। मूल स्वर हमारा दो तरह का होता है, पहला होता है एक ह्रस्व होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है। अब सवाल यहाँ पे आया कि ह्रस्व स्वर किसको बोलेंगे, कि ह्रस्व स्वर बोलेंगे कि जिसके उच्चारण में, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में अगर कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिस वर्ण के उच्चारण में, ये जिस वर्ण के उच्चारण में अगर ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि थोड़ा ध्यान देंगे तो बोलेंगे हम लोग कि जिस स्वर वर्ण के अगर उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में अगर काफी कम समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगे उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। आपको जैसे में एग्जाम्पल पता होगा, जैसे में आपको पता होगा, जैसे में आपको एग्जाम्पल पता होगा, जो आपको दिख रहा है, आ है, ई है, ऊ है, री है, अगर इसका उच्चारण करते तो इसमें ज्यादा समय लगता है नहीं, यानी कि हर्ष के उच्चारण में अगर इसके अपेक्षा थोड़ा ज्यादा समय लगता है तो किस में लगता है, दीर्घ स्वर में लगता है। यानी कि हम बोलेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण में काफी कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे, और जिस स्वर के उच्चारण में काफी ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। ज्यादा कहने का मतलब कि हर्ष के अपेक्षा दुगना समय उसमें लगता है, हर्ष के अपेक्षा क्या होता है, उसमें दुगना समय लगता है ना, उसी को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। और दीर्घ स्वर कौन सा, अकरा है, ई है, ऊ है, री है, और आपका ओ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है ना। अब अगली चीजें होती है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आपको हमने जस्ट बताया था कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की अगर सहायता ली जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। आपका व्यंजन वर्ण कौन कौन सा है, तो अभी जस्ट आपको पता है या नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा। अब स्पर्श व्यंजन वर्ण, सवाल हुआ कि व्यंजन वर्ण तीन तरह का हुआ, पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा उष्म व्यंजन वर्ण। ये क्लियर है ना। यहाँ पे समझना, स्पर्श व्यंजन वर्ण जो होता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण की जो टोटल संख्या होती है वो कितना होता है, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की जो टोटल संख्या होती है बाबू रे वो 25 होता है। कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, तो अभी आपका कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है और पवर्ग है। इसके बारे में भी डिटेल कहानियां आपको हम बताएंगे, और यहाँ से ध्यान से सुन के आगे बढ़नी है, ठीक है ना। तो इसको एक बार क्लीन करें, और इसके जस्ट हम लोग व्यंजन वर्ग को थोड़ा डीप में करते हैं, स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए। क्लियर है, ये समझ में आया है। और अभी इसका जस्ट स्पर्श व्यंजन वर्ग को पूरा खत्म करने के बाद जिन भी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेनी है फटाक से लीजिए, और हम लोग आगे जस्ट बढ़ेंगे। क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने ले लिया होगा, अगर नहीं लिए तो भी आप बेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण की ओर से। और ध्यान दीजिएगा, सवाल होता है यहाँ पे कि व्यंजन वर्ण आखिर सवाल में होता क्या चीज है। आपको अभी जस्ट हमने बताया था, और व्यंजन वर्ण मेरा तीन तरह का हुआ। कौन कौन सा हुआ, एक मेरा स्पर्श व्यंजन वर्ण हुआ, स्पर्श व्यंजन वर्ण हुआ। मेरी लिखावट पे आप लोग ध्यान ना दे तो बेहतर है। क्लियर है ना, यानी मेरी लिखावट पे आप लोग ध्यान ना दे, टाइम बहुत कम बच रहा है,
इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ये क्लियर है ना? मेरी लिखावट पे आप लोग ध्यान ना दें, आप लोग खैर समझदार तो हैं ही, और आप लोग थोड़ा समझदारी को बरतते हुए आप लोग अपनी आगे स्टडीज कीजिएगा। ओके, यानी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत आपको मेरी राइटिंग। ये क्लियर है ना? बस थोड़ा ही बहुत आपको समझनी है। जैसा समझना, यहाँ पे पहली चीज है कि स्पर्श व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आपका जो आता है वो कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, टवर्ग है, और आपका कौन आता है? फवर्ग है। ये क्लियर है ना? इसी पांच के अंतर्गत आता है। कवर के अंतर कहने का मतलब क्या होगा मेरा? इसके अंतर्गत मेरा जो आता है वो आता है आपका का है, ख है, ग है, ग है, अण है, चा है, छा है, जा है, झा है, और आपका इया है। टा है, ठा है, डा है, ढा है, और ना है। और आपका ता है, था है, दा है, धा है, ना है। फा है, फा है, वाह है, वाह है, और माँ है। आपको अभी जस्ट समझाएंगे कि इस चीज को हम क्यों लिख रहे हैं। क्लियर है? आपके इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? या, र, ल, और आपका क्या है? वाह है। ये क्लियर है? इसके अंतर्गत आपका जो आते हैं तलमसा, मुदंसा, दंसा, और आपका यहाँ पे होता है तलमसा, मुदंसा, दंसा, और आपका इसके अंतर्गत आते हैं जो हाथ हैं। ये क्लियर हुआ ना? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम कहना क्या चाह रहे थे और किस बातें पे आपको लाना चाह रहे थे। अब थोड़ा सा इस पे अगर आप गौर करते हैं और अगर ध्यान देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी आज की क्लासेस में मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहली चीजें हमने देखा कि स्पर्श वन की तो जो टोटल संख्या होती है कितनी होती है? तो भाई साहब जिसकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। ये क्लियर है ना? 25 हुआ, इसकी टोटल संख्या कितनी है? 25 है। और आपका 25 कौन कौन सा है? का है, खा है, गा है, घा है, छा है, छा, जा, झा, या, ट, ठा, डा, डा, ना, ता, था, दा, ना, और पापा, पापा, माँ। यानी कि हम इसका अगर डिफिनेशन बनाना चाहें तो बोलेंगे का से लेकर लेकर माँ तक के बीच जितने भी वर्ण हैं उन सारे वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये क्लियर है ना? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण बोलेंगे कि का से लेकर माँ तक के सभी व्यंजन वर्ण को हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये क्लियर हुआ? तो यानी कि हमने बोला कि का से लेकर माँ तक के बीच जितने भी व्यंजन वर्ण है उन सारे व्यंजन वर्ण को हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर इसकी संख्या की बात किया जाए तो इसकी संख्या 25 होती है। और आपका अंतस्थ व्यंजन वर्ण की अगर संख्या पूछे तो बताना 4 होता है। अगर उष्म व्यंजन वर्ण की अगर संख्या पूछे तो भी बताना कितना है? 4 होता है। ठीक है ना? अंतस्थ व्यंजन वर्ण संख्या कहने का मतलब कौन सा हो सकता है? या, रा, ला और वाह, इसको हम लोग कहते हैं, ये 4 को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। कलमसा, मुदंसा, दंसा और हा को भी हम लोग क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर इसकी संख्या की बात किया जाए तो इसकी भी संख्या 4 होती है, उसकी भी संख्या 4 होती है। ये क्लियर है ना? अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे समझना कि जैसे मान लिया जाए टाइम कितना? 40, 55 हो गया ना? अब ध्यान देना, आपके पास एक्स्ट्रा 5 मिनट की क्लासेस में मैं पूरा खत्म करूंगा। थोड़ा सा ध्यान देना, 1 मिनट की अब काम ही है बस। ठीक है ना? एक चीज यहाँ पे आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, एक आता है घोष से आता है, दूसरा आता है आघोष वर्ण से। सवाल होता है कि घोष वर्ण किसको कहेंगे, आघोष वर्ण किसको कहेंगे? घोष वर्ण कहने का मतलब हुआ किसी भी व्यंजन वर्ण के वर्ग के अगर तीसरे, घोष है ना, तो तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पे जो वर्ण रहते हैं उसी वर्ण को हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। अगर किसी भी व्यंजन वर्ण के पहले और दूसरे स्थान पे जो वर्ण रहते हैं उसे हम लोग आघोष वर्ण कहते हैं। उसके अलावे एक्स्ट्रा में आपको याद रखने वाली बातें ये है कि इसके अलावे एक्स्ट्रा में आपका जो होता है वो होता है या, र, ला, वा और आपका हा। ये होता है मेरा एक्स्ट्रा में कौन? घोष वर्ण, आघोष वर्ण होता है तोलमसा, मूर्धन्यसा, दंसा होता है, ये हमारा होता है एक्स्ट्रा में। ये होता है क्या? आघोष वर्ण। ये क्लियर है ना? तो पहली चीजें हमने समझा घोष वर्ण, आघोष वर्ण। घोष वर्ण कहने का मतलब हुआ किसी भी व्यंजन वर्ण के वर्ग में अगर तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पे जो वर्ण है, यानी इसके 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 तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पे जो वर्ण है ना
उसी को हम लोग कहते हैं घोष वर्ण। आघोष वर्ण बोलेंगे पहले और दूसरे स्थान पे जो वर्ण मौजूद है उसी को हम लोग कहते हैं आघोष वर्ण। और उसके अलावे एक्स्ट्रा में घोष वर्ण कौन सा है? य, र, ल, व और हा, ये हमारा होगा घोष वर्ण। और तलम सा मुदंसा दंसा ये हमारा होगा आघोष वर्ण। आई होप आपको आज की क्लासेस अच्छे से समझ आया होगा। और इसके बाद जस्ट हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है ना। ये मेरा वर्ण की पार्ट 1 था और आपको वर्ण का पार्ट 2 आपको कल मिलने वाली है क्लास से, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज की क्लासेस समझ में आया होगा। और इसी उम्मीद के साथ और इसी विश्वास के साथ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई हैव अ ग्रेट नाइस डे। हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजीत में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ण का उच्चारण स्थान, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है, समस्या होती है कि वर्ण का उच्चारण स्थान सवाल होता है कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप आज की क्लास को पूरा अटेंड करते हैं तो मेरी ये गारंटी है कि आज के बाद से कभी भी आपको वर्ण के उच्चारण स्थान में दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे क्लास 10 की एग्जाम दे, चाहे आप क्लास 12 की एग्जाम दे, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे नवोदय हो, सिमटल्ला हो, किसी भी एग्जाम को अगर आप देते हैं, चाहे एसएससी, जिसमें भी ये हिंदी के सवाल आते हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन में आपको उच्चारण स्थान से हर एक सवाल रहता है। तो आपको मैं एक ऐसा ट्रिक या ऐसा फॉर्मेट बताने वाला हूँ, अगर इस फॉर्मेट पे अगर आप कमांड कर लेते हो तो मेरी ये गारंटी है कि आप भी वर्ण का उच्चारण स्थान में दिक्कत नहीं होगा। जो आप घंटों घंटों रटते हैं, मेरी ये गारंटी है कि अगर आप इस 5 मिनट आज देख लेते, इस फॉर्मेट को बनाना सीख लेते हैं, तो आज के बाद से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और इस फॉर्मेट को मैंने करीब इसके बारे में आधे घंटे तक का इसके बारे में डीप में सोचा और समझा। ये फॉर्मेट मेरा खुद का बनाया हुआ है और आपको किसी भी ये एजुकेशन चैनल पे आपको ये मेरा फॉर्मेट कहीं भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको एक ऐसा लाजवाब फॉर्मेट बताऊंगा, ऐसा एक लाजवाब कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताऊंगा, आप हाथ पे ही गिन के आप वर्ण के उच्चारण स्थान को बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू आर रेडी? आई होप आप लोग तैयार होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की ऑडियो और क्वालिटी सारा क्लियर है ना? और जिन्हें भी अभी जो स्टार्ट में कर रहा हूँ, जो पढ़ाने जा रहा हूँ, और जिन्हें भी इसका नोट्स लेनी है, वो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। मैं पहले भी बता दिया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन्हें भी ऑनलाइन की क्लास जैसा ही एंड होगी, वो अपने नाम और क्लास इस पे मैसेज करेंगे और उसको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको हर एक दिन की लाइव क्लास पर डे आपको हर एक चैप्टर्स की नोट्स चले जाएंगे। तो चलिए, आप लोग खैर समझदार तो है ही। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण का उच्चारण स्थान, जो कि बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत तरह का समस्या होती है कि सवाल होता है कि वर्ण का उच्चारण स्थान कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सवाल यहाँ पे समझना कि वर्ण का उच्चारण स्थान कैसे करेंगे। तो पहले तो उच्चारण स्थान आपको हम बताने से पहले आपको कुछ फॉर्मेट बताऊंगा कि पहले आप फॉर्मेट को बनाना सीखें कि आखिर उच्चारण स्थान हम बनाएंगे कैसे, यानी किस भी वर्ण का उच्चारण जो हम कर रहे हैं उसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। तो पहले मैं आपको फॉर्मेट सिखाऊंगा, फिर आपको मैं उच्चारण स्थान सिखाऊंगा। क्लियर है? बैठने तो, वैसे क्या कर रहे हैं, बैठने तो। कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि उच्चारण स्थान कैसे किया जाता है, यानी कि पहले आपको हम फॉर्मेट बनाना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेट बनाना सीखना है, कलर बाई कलर आपको देंगे ताकि अच्छे से समझ आए। तो पहले नंबर फॉर्मेट स्टार्ट करने से पहले हमारा जो उच्चारण स्थान जो है वर्ण का, कि कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, इस चीज को सीखेंगे। क्लियर है? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ण। जैसे मान ले जाए हमारा ये कवर्ग है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं मेरा ये चवर्ग है, ये मेरा क्या है, टवर्ग है, ये मेरा क्या है, तवर्ग है, और ये मेरा क्या है, फवर्ग है। पहले तो हमने इतना लिखा,
तो पहले हमने क्या लिखा, कवर्ग लिखा, दूसरा हमने चवर्ग लिखा, तीसरा हमने टवर्ग लिखा, चौथा हमने तवर्ग लिखा और पांचवा हमने पवर्ग लिखा। यानी कि पहले आपको ये फॉर्मेट कैसे बनानी है, आपको कॉपी पे ये मेरा जैसे लाइन दिया हुआ रहे, ये लाइन दिया हुआ कॉपी का है, तो पहले लाइन में आपको कवर्ग लिखनी है, दूसरे लाइन में आपको चवर्ग लिखनी है, तीसरे लाइन में आपको तवर्ग लिखनी है। ये क्लियर है ना? आप जब इस चीज को लिखते हैं कि कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग ये लिख दिए, कवर्ग का मतलब हुआ यहाँ पे बाबू कि कवर्ग के अंतर्गत आपका का भी आएगा, खा भी आएगा, गा भी आएगा, घा भी आएगा, अणा भी आएगा। क्लियर हुआ ना? चवर्ग कहने का मतलब चा भी आएगा, छा भी आएगा, जा भी आएगा, झा भी आएगा, यहाँ भी आएगा। चवर्ग कहने का मतलब टा भी आएगा, ठा भी आएगा, डा भी आएगा, ढा भी आएगा, नौ आएगा। तवर्ग कहने का मतलब ता आएगा, थ आएगा, दा आएगा, धा आएगा, ना आएगा। पवर्ग कहने का मतलब पा आएगा, फा आएगा, बा आएगा और भा आएगा और मा आएगा। तो पहले ये चीज सीख लिए कि कवर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, चवर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और टवर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं, तवर्ग के अंतर्गत और पवर्ग के अंतर कौन कौन सा आता है। जब इतना आपने बना लिया, इतना आपने जब इस फॉर्मेट को बनाया कि हमने कवर्ग लिखा, चवर्ग लिखा, टवर्ग लिखा, तवर्ग लिखा, पवर्ग लिखा, ये फॉर्मेट बन गया मेरा। अभी यहाँ के बाद आपको फिर स्टार्ट करनी है आ आकर आ को। ये व्यंजन वर्ण का था हिस्सा। अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा वर्ण जो है व्यंजन है, कौन सा स्वर्ण है। क्लियर है? ये आपको हमने स्टार्टिंग के पहले वीडियो में आपको हमने डिटेल पढ़ा दिया था। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हैं तो जाके आप स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो को जरूर देखेंगे। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो उच्चारण स्थान है आपको पता होगा कि मेरा जो वर्ण है उसको कहाँ से बोले जाते हैं, सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ से स्टार्टिंग जो करनी है, इतना फॉर्मेट बनाने के बाद आपको स्टार्टिंग करना है अपने को आ आकर आ से। ठीक है ना? जैसे देखिए, स्टार्टिंग अब कहाँ से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आ, फिर लिखेंगे आकर। जब भी आप स्टार्ट करिएगा आ आकर आ को, तो हर एक लाइन में दो वर्ण जाएगा, और कौन से लाइन में एक ही वर्ण जाएगा, इस चीज के बारे में समझना। पहले लाइन में आ कर आ से स्टार्ट करेंगे, दूसरे लाइन में ई हर्षा ई से स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही ऊ आया, ऊ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि उड़ जाएगा, तो उड़ के कहाँ जाएगा, उड़ के मतलब ये लास्ट में जाएगा। जैसे बोलता है ना शादी ब्याह में कि पंखा लगल है, कि अब पते नहीं चलेगा कि आदमी यहाँ है कि वहां है। तो कहने का मतलब जैसे आ अगर आप पहले लाइन में, दूसरे लाइन में ई हर्षा ई, ऊ हर्षा ऊ कहाँ जाएगा, यानी उड़ने के बाद सबसे लास्ट वाले लाइन में जाएगा। तो पवर मेरा सबसे लास्ट में है, तो पवर मेरा जब सबसे लास्ट में है तो उड़ के मेरा कहाँ आया, ऊ हर्षा ऊ में आया। क्लियर है? फिर आता है री। री का जैसे ही चर्चा होगा तो एक को छोड़ के इसमें आ जाएगा, आपका री आएगा। ठीक है ना? एगो को छोड़ के इसमें री होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद आता है आपका ए है। तो ए है कहने का मतलब हुआ कि ये मेरा अगले लाइन में जाएगा। यानी कि पहले हमने जो वर्ण था, यानी कि जो हमारा संख्या था, जैसे ये मेरा लाइन था, इस लाइन में हमने कवर चवर टवर तवर पवर में भर लिया था। रे कवर शवर टवर पवर में हमने इसको भर लिया था। तो उसके बाद इस लाइन में, पांचों लाइन में क्या भरा, आ कर आ, ई हर्षा ई, और लास्ट में उड़ के गया ऊ हर्षा ऊ, और ए को छोड़ के जाएगा, उसमें री जाएगी। फिर आता ए ए, तो ए ए जो आएगा वो अगले लाइन में एक साथ आएगा, ए ए। फिर अगले लाइन में आएगा ओ एक साथ। ये क्लियर हुआ ना? यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हर एक वर्ण आपका दो दो को साथ ले जाएगा। कौन कौन सा गया, आ आकर आ एक लाइन में जाएगा, फिर ई हर्षा ई एक लाइन में जाएगा, ऊ का मतलब उड़ के सबसे लास्ट आएगा, फिर एगो को छोड़ के इसमें आएगा, री आएगा। फिर ए जो है सबसे लास्ट में अगले लाइन में जाएगा, फिर ओ अगले लाइन में जाएगा। मेरा यहाँ तक का स्वर वर्ण था, ये मेरा कंप्लीट होता है। रे शांति से बैठो, ठीक? हल्ला नहीं। ओके, देखिए गेट का हल्ला लगा रहे हैं, नहीं आएगा कुछ। कौन रुक गया? सब रिकॉर्ड हो रहा है, अब खड़ा कर देंगे यहाँ पे, तो तू लोग का भी शकल देखेगा, बोलेंगे को बंदर के देखना है तो देख लीजिए। देखिए ओ और यहाँ तक कर लिए कंप्लीट। अब उसके बाद यहाँ पे समझना कि पहले इतना हमने कंप्लीट किया। अब हमारा सवाल यहाँ पे आता है कि हमने का से मा तक का तो कर लिए काम तमाम, और हमने आ से औ तक का कर लिए, यानी कि का से मा तक के पूरा वर्ण हुआ। अब हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है या रा ला हुआ तलमसा मुदनसा दंसा और हा, ये मेरा बच रहा है। सवाल आता है यहाँ पे कि या रा ला को कैसे सजाएंगे। ठीक है?
या अल्लाह को सजाना सीखिए। देखिएगा कुछ नहीं करना है, बस एक्स्ट्रा आपको कभी भी दिमाग दिमाग नहीं लगाना है। देखिएगा कैसे करते हैं। पहले लाइन को अब छोड़नी है, या अल्लाह को स्टार्ट करने के लिए हम पहले लाइन को छोड़ेंगे। तो पहले लाइन ये मेरा है, पहला लाइन छोड़ेंगे, दूसरे लाइन से स्टार्ट करेंगे या, फिर अगले लाइन में जाएगा रा, फिर अगले लाइन में जाएगा ला, और अगला जो है वा, वो हमेशा लास्ट में जाएगा। वा का मतलब कहता हूँ, तो ऊ का मतलब यहाँ से हट के ये सीधा कहाँ आएगा, ये वा जो है मेरा, वो हट के सीधा लास्ट में आएगा। क्लियर है ना? कहने का मतलब पहले लाइन को आपको छोड़नी है, दूसरे लाइन से स्टार्ट करना है या, फिर अगले लाइन में जाना है रा, फिर अगले लाइन में जाना है ला, और फिर उस लाइन को छोड़ के सबसे लास्ट में आना है वा। वा का मतलब कहता है ऊ है, ई है, तो ऊ का मतलब सबसे लास्ट के लाइन में चला है। फिर आता है मेरा तलमसा मुधनसा, तो तलमसा मुधनसा भी जाना है। अरे, तलमसा मुधनसा भी जाना है, तो अगले एक लाइन को छोड़ के जहां से या को स्टार्ट किए वहां से जाएंगे। तो तलमसा मुधनसा और आपका यहाँ पे दंसा, और हा जो बचता है ये हमेशा ऊपर के लाइन पे आ जाएगा। क्लियर है ना? तो कैसे फॉर्मेट को बनाए आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद इतना फॉर्मेट को बनाने के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम ये है कि अब इन सारे का उच्चारण स्थान क्या होगा, इस चीज पे आप हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप ध्यान दीजिएगा, इसके उच्चारण स्थान पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसका उच्चारण स्थान कैसे करेंगे। पहले तो आपको सीरियली उच्चारण स्थान को आद करना पड़ेगा। कहने का मतलब लाइन बाय लाइन आपको आद करना पड़ेगा। आपको लाइन बाय लाइन समझना पड़ेगा। जैसे देखो, इसका आपको आद रखना कंठ, इसका आद रखना तालु, तालु है, इसका क्या है, मूर्धा है, और इसका क्या है, अगला का, अगला का कंठ तालु ना है पहला हो, उसके बाद अगला कंठोस, गुड, अगला दंतोस्ट, वेरी गुड। कंठ तालु किससे मिलके बनेगा, कंठ और तालु से, फिर कंठोस, क्लियर, और फिर अगला दंतोस्ट। चलिए अब शांत रहिएगा, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, कहना क्या है। आपको सबसे पहली चीज है, जब भी आपको उच्चारण स्थान करनी है, जब भी आपको उच्चारण स्थान करनी है, तो आपको ये फॉर्मेट को पहले उच्चारण स्थान को आद रखनी पड़ेगी। क्लियर है ना? तालु इधर से होगा, होता है ना? आपको पहले उच्चारण स्थान को क्लियर करना होगा। कैसे याद रखेंगे? ये मेरा हुआ वर्ण है, ये मेरा वर्ण है, और ये मेरा वर्ण है, और इस वर्ण का मेरा यहाँ पे आपका क्या है, उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान है, ये क्लियर है ना? अब इस उच्चारण स्थान को आपको सीरियली याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? इसको बोलेंगे कंठ तालु मूर्धन दंत ओष्ठ, कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ, ऐसे याद रखेंगे। कहने का मतलब कंठ तालु मूर्धन दंत ओष्ठ कंठोष्ठ, कंठ तालु कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, ऐसे करके आपको वर्ण की याद रखनी। पहले क्या याद रखेंगे? कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, फिर अगला है कंठ तालु कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। इस तरीके से आपको वर्ण की उच्चारण स्थान को याद रखने हैं। तो सवाल यहाँ पे आता है कि जैसे इस फॉर्मेट को हमने बताया, तो इस फॉर्मेट में आप लोग एक चीज गौर किए होंगे कि कवर्ग, आ, अकरा और हा, ये मेरा किससे से इसका उच्चारण होता है? कंठ से होता है। और अगला जैसे मेरा चवर्ग है, ई हर्षई या और सा है ना, वो मेरा तालु से होता है। तो इस चीज को आपने एक फॉर्मेट के मदद से, जैसे हमने आपको बताया, उस चीज को फॉलो करके आपने इस फॉर्मेट को बना लिया। आपके एग्जाम में जो दरअसल सवाल आती है, वो इस प्रकार से आती है कि आप बताइए भाई साहब, औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, या ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, या वा का उच्चारण स्थान क्या होगा, या फिर माँ का उच्चारण स्थान क्या होगा। आपके एग्जाम में इस तरीके का ही सवाल आती है। क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ पे ये समझना कि जैसे इतना का आपको एग्जाम में इस तरीके के सवाल आती है, लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एग्जाम में कम टाइम में हम बनाएंगे कैसे। अगर इस फॉर्मेट को अगर हम बनाने में टाइम दे दें, तो एक्स्ट्रा मेरा इस फॉर्मेट को बनाने में मैक्सिमम करीब करीब तो जाते जाते 3 मिनट की ही टाइम लग जाएगा।
ठीक है ना? तो जब 3 मिनट की ये टाइम मेरा लग जाएगा, तो कहने का मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा नहीं। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए मैं आपको हाथ पे इस बनाना सिखा देंगे फॉर्मेट। आपको जिस तरह का सवाल आए, पहले आप उस तरह का सवाल आप खुद से बना सकते हो। पहले आपको हाथ पे सिखाने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए जैसे मान लिया जाए देखिएगा यहीं पे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछे माँ का उच्चारण स्थान बताइए, तो सबसे पहले ये चीज़ सोचिए कि माँ का उच्चारण स्थान हमको अगर बतानी है, तो माँ पहले आता कहाँ पे है? तो माँ पहले किस वर्ण के अंतर्गत में आता है? पहले ये माँ खोजिए, ये किसका टूटा हुआ एक हिस्सा है। तो पहले आपको पता चला कि हमारा प वर्ग में आता है माँ, यानी कि पाफा, बाभा, माँ। माँ आता है 5वें स्थान पे, ये मेरा प वर्ग के अंतर्गत आता है। तो प वर्ग आप खोजिए कहाँ पे है? पता चला पवर्ग यहाँ पे है, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। लेकिन अभी आप देख के बता रहे हैं, लेकिन आपको अब हाथ पे ही जवाब देनी है। कैसे देंगे? इस फॉर्मेट को बनाना सीखेंगे अभी जस्ट, क्लियर है ना? तो आप ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मेट को हाथ पे कैसे बनाएंगे, क्लियर है ना? देखिए, जैसे मान लिया जाए आपके एग्जाम में किसी तरह का भी सवाल आती है, कोई भी सवाल आती है, उस चीज को आप जैसे देखना कि मान लिया जाए मेरा आ, देखिएगा, जैसे मान लिया जाए आपका कोई भी सवाल रहेगा, तो उस चीज़ को पहले हाथ पे आपको काउंटिंग करके ही बतानी। कैसे बनाएँगे? तो देखिए, ये मेरा हाथ की 5 अंगुलियाँ हैं। इस 5 अंगुलियाँ को आप गौर कीजिएगा और आपके पास भी आपके हाथ में भी ये 5 अंगुलियाँ होगी। ठीक है ना? कहने का मतलब आपके हाथ में भी 5 अंगुलियाँ हैं, मेरे भी हाथ में 5 अंगुलियाँ हैं। तो अब इस 5 अंगुली की कमाल से हम लोग वर्ण का उच्चारण स्थान सीख जाएँगे। कैसे सीखेंगे? देखिएगा, जैसे ये मेरा हाथ की 5 अंगुली है, तो सबसे पहले अंगुली को हम लोग क्या बोलेंगे? ये मेरा कवर्ग है। यानी कि पहले स्टार्टिंग जिस तरह से मैंने फॉर्मेट को बनाया, उसी तरीके से हाथ पे भी आपको फॉर्मेट को बनानी है। ये क्लियर है ना? यानी कि हाथ पे जिस तरह मतलब जिस तरह से अभी हमने आपको समझाया, जिस तरह से अभी आपको हमने बताया कि फॉर्मेट ऐसे बनानी है, तो आप हाथ पे भी फॉर्मेट ऐसे ही आपको भी बनानी है। क्लियर है ना? अब देखना कैसे बनाएँगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, इस हाथ को हम हमेशा इस उँगली को हम कहेंगे कवर। हमेशा हाथ की इस उँगली को हम कहेंगे कवर और इस वाले उँगली को हमेशा कहेंगे चवर। फिर तीसरे वाले उँगली को हमेशा कहेंगे टवर। इस वाले उँगली को हम लोग कहेंगे तवर और हमेशा इस वाले उँगली को कहेंगे पवर। ठीक है? इतना कर लिए यानी कि हमने स्टार्टिंग किया था कवर से लेके पवर तक का सजाए थे वर्ण को। तो ये कवर्ग है, ये चवर्ग है, ये टवर्ग है, ये तवर्ग है, ये पवर्ग है। पहले इतना ही का उच्चारण स्थान सीखेंगे। यानी कि कवर्ग है, चवर्ग है, टवर है, तवर है, पवर्ग। और हमेशा उच्चारण स्थान आपको हमने बोला कि आपको स्टार्टिंग करना है हमेशा कंठ से। तो ये मेरा हमेशा जब भी होगा तो ये अंगुली हमारा कंठ होगा, ये तालु होगा, ये मूर्धन होगा, ये दंत होगा, ये हमारा ओष्ठ होगा। क्लियर है? तो ये मेरा क्या है? है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है। आपके एग्जाम में सवाल जिस तरीके से आती है उस चीज को देखिएगा। अब देखिएगा। देखिए, जैसे मान लिया जाए आपका सवाल बोले कि माँ का बताइए पहले उच्चारण स्थान, ठीक है ना? अभी आपको हाथ पे जस्ट बतानी है। पहले ये चीज़ सीखिए कि माँ जो है वह किस वर्ण का टूटा हुआ एक हिस्सा है। यानी ये माँ जो है वह किस वर्ण के अंतर्गत आता है। यानी किस व्यंजन वर्ण के वर्ग के अंतर्गत ये माँ आता है। तो माँ जो है वह किस व्यंजन वर्ग के अंतर्गत में आता है हमारा? तो पवर्ग में आता है। क्लियर है ना? तो पवर्ग को खोजिए मेरे हाथ में कहाँ पे पवर्ग आता है? तो ये देखिएगा ये कवर्ग है, ये चवर्ग है, ये टवर्ग है, ये तवर्ग है, ये पवर है। तो ये 5वें नंबर वाले हाथ पे हमारा पवर्ग आया, इसका मतलब माँ मेरा कहाँ पे है? 5वें नंबर पे। अब इसका उच्चारण स्थान खोजेंगे क्योंकि जैसे ही आपको माँ मिला कहाँ पे? पवर्ग में मिला ये 5वें नंबर पे। अब इसका उच्चारण शुरू करेंगे। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ हो जाएगा। तो इसका उच्चारण स्थान मेरा क्या होगा? ओष्ठ होगा। क्लियर है? जैसे फिर से आपसे पूछे कि बताइए आप बताइए कि जा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो जा का जैसे ही उच्चारण स्थान पूछे, पहले ये खोजिए जा किस व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आ रहा है?
ठीक है ना? किस व्यंजन वर्ण के वर्ग के अंतर्गत ये जा आता है? तो मेरा आता है देखिए चा, छा, जा। तो जा चा-छा में आ रहा है, यानी कि ये मेरा च वर्ग में आ रहा है। तो अब ये पता चला कि ये किसके अंतर्गत है? च वर्ग के अंतर्गत। अब करिए ये मेरा क वर्ग है, ये च वर्ग है। तो यानी कि ये दूसरे नंगली अंगली पे आया ना, तो ये मेरा कंठ होगा, ये दूसरा तालु होगा। तो मेरा आंसर जवाब होगा तालु होगा। क्लियर है ना? आई होप ये समझ में आ गया होगा कवर से। यानी कि अभी तक हमने कितने का उच्चारण स्थान सीखा? तो का से माँ तक के सारे का उच्चारण स्थान आप सीख लिए। उम्मीद करता हूँ कि का से लेकर माँ तक के बीच में जितने भी व्यंजन वर्ण आ रहे हैं, उन सारे का अगर आपसे उच्चारण स्थान पूछेगा, तो आप बता सकते हो हाथ की इस 5 अंगुली के खेल के कमाल पे। कहने का मतलब हमेशा ये कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है। इसको कवर्ग कहने का मतलब कवर्ग का आपको जस्ट हमने पहले ही बताया था कि कवर्ग का मतलब यहाँ पे होता है, कवर्ग का मतलब यहाँ पे यही होता है कि कवर्ग का मतलब होता है इसमें का, खा, गा, घा, अड़ा सारा आ जाएगा। चवर का मतलब इसमें चा, छा, जा, जा सारा आ जाएगा। तो सारा का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत ओस, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा का से माँ तक की कहानी। लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जिस तरह से हमने आ कर आ को सजाया, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। आ कर आ को फिर हमने बताया कि जब भी स्टार्ट करनी है, पहली अंगुली से स्टार्ट करनी है। हमने पहली अंगुली हमेशा ये माना, और आप भी कोशिश करिएगा हमेशा पहली अंगुली आपका यही होना चाहिए, ताकि आप बाद में कन्फ्यूज ना करें। यानी कि जब आपकी तरफ ये हाथ आपकी तरफ इस तरीके से हो, आप इस तरीके से ऐसे काउंटिंग कर सकते हो। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे देखना कि आ आकर आ को कैसे सजाएंगे। क्लियर है? देखिएगा, जैसे हमने कवर को जिस लाइन से सरियाया था, उसी लाइन से स्टार्टिंग फिर से करनी है आ आकर आ को। और आपके एग्जाम में जिस तरह का सवाल रहेगा वैसे ही बनानी है, अभी जस्ट आपको हम बताएंगे भी। क्लियर है? जैसे देखिए ये मेरा आ आकर आ है, तो आकर आ ये मेरा अंगुली है ना। देखिए, इसको हमने माना आ आकर आ, इसको हमने माना ई हर्ष ई, और इसको हमने माना अ, देखिए इस अंगुली को पहले हमने क्या बोला कि पहले लाइन में हमको आ कर आ को सरियाना है। तो पहले अंगुली में हमने आ कर आ को सरियाया, दूसरी अंगुली में हमने ई हर्ष ई को सरियाया, फिर अगले लाइन में ऊ हर्ष ऊ का मतलब इस लाइन से उड़ के लास्ट में, तो लास्ट वाला अंगुली मेरा ये है ना, तो लास्ट में उड़ के ऊ हर्ष ऊ इस अंगुली पे आया। यानी आ कर आ इस लाइन में, ई हर्ष ई इस लाइन में, ऊ का मतलब उड़ के इस लाइन में ऊ हर्ष ऊ आया, री का मतलब एगो को छोड़ के इसमें बोले री आया, तो इसमें री आया। फिर हमने आपको क्या बोला? ए ए अगले लाइन में जाएगा, ओ ओ अगले लाइन में जाएगा। यानी ए ए ओ ओ। इतना सरिया ले। अब इसका उच्चारण करिए। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठ, कंठ तालु, कंठोस्थ। इतना इसका उच्चारण है। आपको जहाँ से सवाल करे आप बता सकते हैं। जैसे मान लिया जाए बोले, जैसे मान लिया जाए बोले, आपसे बोलेगा कि जैसे मान लिया जाए आपसे सवाल करेगा कि औ का उच्चारण स्थान बताइए, तो आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है का कवर शवर पे। जैसे ही देखा ये आ आकर आ के अंतर्गत में आ रहा है, तो आ आकर आ का अंतर्गत में आता है, तो जब भी आए तो पहले आ आकर आपको आपको हाथ पे फॉर्मेट सजानी। जैसे ये मेरा आ आकर आ हुआ, ई हर्ष ई हुआ, उड़ के गया लास्ट में ऊ हर्ष हुआ, एगो को छोड़ के इसमें आया री, ए इसमें आया, ओ इसमें आया, यानी कि सातवें अंगनी पे ओ आया। तो अब इसका उच्चारण देखिए, सातवें अंगनी पे ये है ना, तो सातवें अंगनी पे जो उच्चारण स्थान आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो जैसे देखिए ये कंठ है, तालु है, मुद्दा है, दंत है, ओष्ठ है, कंठ तालु है, ये मेरा क्या होगा? कंठोस्थ होगा। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोस्थ होगा। क्लियर है ना? इस तरीके से आपको उच्चारण स्थान निकालने हैं। जैसे मान लिया जाए हमको बोले री का उच्चारण स्थान खोजिए, तो री का उच्चारण स्थान कहाँ आएगा? आ करा ई और सही उ दुर्ग उड़ के यहाँ आया, री यहाँ आएगा, तो कंठ तालु मूर्धर। री का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम लोग उच्चारण स्थान को निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? सो गया हो। चलिए, तो कहने का मतलब हुआ इस तरीके से आप उच्चारण स्थान को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे जैसे ये तो हमने देखा कि आ कर आ की कहानी को हमने समझ लिया। अब सवाल आता है कि यार अल्लाह की कहानी को कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे इसको समझेंगे? यार अल्लाह को भी समझना आसान है। आपको हाथ की पहले अंगुली को खाली छोड़ना है और हाथ की सेकेंड अंगुली से स्टार्टिंग करना है या को। क्लियर है ना? तो ये मेरा हाथ की सेकेंड अंगुली है। इसको हमेशा बोलेंगे या, इसको ला, इसको र। या, रा, ला। क्लियर है? या, रा, ला। ये हुआ। वा का मतलब उड़ के ये सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट कहाँ पे आएगा? ये 2 अंगुली तो पहले से बुकिंग हो रहा था।
इसमें आया, इसमें ओ आया था, तो वा आएगा सबसे लास्ट में ना। तो हमेशा याद रखना कि वा जो आएगा वो हमेशा हाथ के 8वें नंबर अंगुली पे आएगा। क्लियर है? ये मेरा हाथ के 8वें नंबर अंगुली है, तो इस पे हमेशा ये आएगा कौन? वा आएगा। तो कैसे सजाएं? इस अंगुली को छोड़ के इसमें आएंगे या, र, ला और वा लास्ट में। अब इसका उच्चारण करके देखिए, हमेशा स्टार्टिंग करनी है कंठ से। ये कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, ये दंतोष्ठ। यानी कि वा का उच्चारण स्थान क्या होगा मेरा? दंतोष्ठ होगा। क्लियर है ना? जैसे मान लिया जाए आपसे बोले कि ला का उच्चारण स्थान बताइए, तो पहले ये खोजिए ला आता कहाँ पे है। जब यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे या रा को, तो या, र, ला या इस अंगली पे। तो आपको इसका उच्चारण कीजिए, ये अंगली मेरा है कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत। तो हमारा उच्चारण क्या हो जाएगा? इसका आंसर दंत हो जाएगा। क्लियर है ना? अभी इसका जस्ट आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, आपको खुद से बनानी है, प्रैक्टिस करके देखनी है कि वास्तव में ये बनता है कि नहीं। ये जो मैं बताया हूँ ये नियम वाकई में ये उच्चारण स्थान में काम करता है कि नहीं करता है। आपको खुद से अभी प्रैक्टिस करनी है, रियलाइज कर लेना है कि वास्तव में ये जो बताया हुआ फॉर्मेट है, ये वास्तव में बताया हुआ सही है। अभी आपको जस्ट आपको फील करा सकता हूँ, देखते रहिएगा। जैसे अब देखिए हमने या ला को सजा लिया। अब उसके बाद बचा मेरा तलमसा, मुदनसा, दंसा और हा की कहानी। तलमसा जो दरअसल स्टार्ट हम लोग करेंगे इस अंगली को छोड़ के इस अंगली से, क्योंकि जहां से हमने या रा ला को स्टार्ट किया था, तलमसा भी मेरा वहीं से स्टार्ट होगा। तो हम इसको बोलेंगे तलमसा, इसको बोलेंगे मुदनसा, इसको दंसा, और हा जो है मेरा सबसे पहले अंगली पे आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, इस तरीके से हम उच्चारण स्थान को कर सकते हैं। तो आई होप इस तरीके से आपको पता चला कि किस तरीके से हमको उच्चारण स्थान करनी है, और आपको जिस तरह का सवाल रहे उस तरीके का आपको उच्चारण स्थान आप कर सकते हैं। आपको हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, जैसे में आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उस क्वेश्चंस के द्वारा आप प्रैक्टिस करके बताइएगा कि वाकई में आपसे बनता है या नहीं बनता है। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा पूरा आपका दिया हुआ है, अभी आपको सिर्फ कमांड करनी है बर्न पे। क्लियर है ना? ज्यादा आपको दिमाग लगाना एक्स्ट्रा नहीं है। देखिएगा आपका उच्चारण स्थान से बर्न से जितनी आपने पढ़ा, आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बनता है कि नहीं। आपके लिए प्रैक्टिस है। अरे ओस्ट ओस्ट कम करो, कृपया करके सुनने हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा पहला सवाल आपसे अभी जस्ट पढ़े आपने, और उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, और आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। देखिए पहला सवाल कह रहा है कि माँ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो माँ का उच्चारण स्थान कहने का मतलब अरे माँ का उच्चारण स्थान कहने का मतलब माँ का उच्चारण स्थान। सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैसे डील करनी ये चीज आप सीखिए। अभी आप माँ पूछा तो पहले खोजिए माँ किस वर्ग के अंतर्गत आया? पवर्ग के अंतर्गत आया। पवर्ग है कहाँ चीज? देखिए ये मेरा कवर्ग है, ये चवर्ग है, ये टवर्ग है, ये तवर्ग है, ये पवर्ग है। हाथ के 5वें नंबर अंगुली पे आया मेरा पवर्ग। तो इसका उच्चारण करेंगे कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ। क्लियर है ना? एग्जाम में 2022 का पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। 1 मिनट, बैटरी भी डाउन हो गया, सोच सकते हैं। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, आपका ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, दिख रहा है ना क्लियर इसके? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। जितने भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है सारा का सारा आपको मिलेगा, धैर्य रखिए। जैसे देखिए
तो यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल आपका पूछता है या रा ला हुआ कौन सा व्यंजन वर्ण आता है। तो आपको हमने बताया था ना कि या रा ला हुआ और या रा ला हुआ हमारा कौन सा व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है, अंत अस्त व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। तलमसा मुदनसा दंसा और हा, ये चार जो है हमारा उस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। और का से लेकर मा तक के जो व्यंजन वर्ण है उसको हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर है ना? तो हमारा आंसर नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी है? आपको हमने बताया ना, अनुनासिक वर्ण कितना है? 5 है। और कौन 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 सा है? तो किसी भी व्यंजन वर्ण के, ठीक है ना, समझना, किसी भी स्पर्श व्यंजन वर्ण के वर्गों के सबसे 5वें नंबर स्थान पे जो वर्ण आते हैं उसी वर्ण को हम लोग अनुनासिक वर्ण कहते हैं। आपको पता होगा कौन कौन सा है? अड़ा है, या है, ना है, ना है, और आपका क्या है? मा है। इस 5 गो, ये 5 गो को हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्लियर है ना? तो इसकी टोटल संख्या कितनी है? 5 है। देखिए 2022 में आपका पूछा हुआ है, पढ़ें आपको पता होगा। अणा का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग में आ रहा है, क ख ग घ ङ। तो का होगा, तो आंसर नंबर कंठ होगा। अब टा का उच्चारण स्थान, तो ये टबर तीसरे नंबर पे आया, कबर चबर टबर, तो कंठ तालु ऑप्शन नंबर। अरे ये आपके एग्जाम में देख रहे होंगे, ये 2023 का सवाल है, आपके एग्जाम में 2023 में पूछा हुआ है। तो बनाने का कितना आसान है, बनाने में कितना मजा आ रहा होगा, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते, जैसे देखिए बा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये आप शांति रहिए, थोड़ा सुख मेरा भी आवाज जाने दीजिए। बा का उच्चारण स्थान कहने का मतलब हुआ कि ये आता है किसके अंतर्गत? पवर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? तो जब ये पवर के अंतर्गत आता है तो हमारा पवर कितने नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द। चलिए अब देखिएगा, ये मेरा अब शब्द से कुछ क्वेश्चन है, लेकिन जिस टाइम मैं आपको शब्द पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपको एक झलक दिखलाएं कि वास्तव में इस फॉर्मेट पे हमारा काम कर रहा है और बन रहा है। उम्मीद करता हूं आज की क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लासेस को हम यहीं पे द एंड करते हैं, और फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए इतना ही। आई हैव अ ग्रेट नाइस डे। हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं। और आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजीत पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, करते हैं हम लोग शब्द। सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है कि शब्द कहते हैं किसे, यह शब्द होता क्या चीज है? ठीक है ना? यानी कि आप शब्द के बारे में हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को, ठीक है ना, सुनना, कि वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कह सकते हैं? सार्थक मेल को, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे समझना एक चीज ये है कि बाबू रे, कि जैसे वर्ण आपका कुछ भी मिला, ठीक है ना, वर्ण आपका कुछ भी मिला, तो क्या वो शब्द कहला जाएगा? जवाब है नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्यों? जब वो वर्ण मिला तो उसका एक सार्थक अर्थ मीनिंगफुल निकलना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ सेंस निकलना चाहिए। अगर वो उसका सेंस निकलता है तो हम कहेंगे वो मेरा शब्द है। जैसे मान लिया जाए, बोले घर, ठीक है ना, जैसे बोले कमल, तो ये मेरा शब्द है। अब अगर बोले मकाला, ये मकल कुछ होता है, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। जैसे बोले राग, रग, इसका कुछ निकल रहा है। कहने का मतलब जिसका अर्थ नहीं निकलता हम उसको शब्द नहीं कहेंगे, बल्कि भले वो वर्ड से मिलके बना, यानी कि भले वो हमारा वर्ण से मिलके बना, माँ भी एक वर्ण है, का भी है, ला भी है, लेकिन वो एक वर्ण है, लेकिन वो शब्द नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? कि वर्ण से मिलके बना तो ठीक है, वर्ण से मिलके बना तो ठीक है, लेकिन उसके अलावे भी होना चाहिए, उस निकलना चाहिए। तो जिसका अर्थ निकलेगा उसी को हम लोग शब्द कहेंगे। क्लियर है ना? ये क्लियर है ना? अगर जैसे मान लिया जाए, अब शादी विवाह विवाह में गए, ठीक है ना, अब तो शादी विवाह में गए, अब मान लिया जाए गए तो आपको देखते होंगे कि किसी किसी में
कि जैसे मान लीजिए अब तो ज्यादा देखे से ज्यादा शादी ब्याह में क्या करता है ज्यादा जाके, खाएगा तो खाएगा, खाने पे आधा ध्यान और आधा ध्यान देखे पे रहेगा। कहने का मतलब उस वो का देखता है, अच्छा ये यूजफुल, ये बढ़िया है, वो ठीक है, उसका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, इस तरह से हो रहा है ना कि कह नहीं सकते हैं। तो उसका जो है ना, तो उसका कहने का मतलब उसका कुछ अलग ही रिएक्शन होता है, उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता। बेफालतू के केकरो पीछे टाइम बर्बाद करेगा, समझा ना? तो वो बेफालतू टाइम बर्बाद कर रहा है, ओकर कुछ कहते नहीं, मतलब वो एक अलग तरह का आदमी होता है, ठीक है ना? उसके आगे तो कुछो बोल देगा ना, वगैरह कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वही सब आदमी गजब होता है। चलिए उस मैटर पे क्लियर ना करे बेहतर है। रुक गया वीडियो, 1 मिनट। रे, तू लोग शांति से क्लास में बैठेगा जाके? तू लोग का ही क्लास है? अरे चुप रहो ना। आवाज आ रही है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब कहने का मतलब हुआ हमारा यहाँ पे कि शब्द उसको बोलेंगे कि जो वर्ण से मिलके बना, लेकिन उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, उसको हम लोग शब्द कहते हैं, ठीक है ना? जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसको हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। अगला चीज जो होता है, एक चीज और समझना आपको, शब्द और पद, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, शब्द और पद आखिर होता क्या चीज है? देखना, शब्द और पद, इस दोनों में क्या अंतर होती है, इस चीज को समझिएगा। जैसे अगर बोले शब्द तो हम बोलेंगे कि जब वर्ण आपस में जब वर्ण आपस में मिलता है मिलता है तो वह शब्द का निर्माण करता है, शब्द का निर्माण करता है। और 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 उस शब्द को और उस शब्द को जिस वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, किया, कॉमा दे के लिखो, उसे पद कहते हैं, पद कहते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना?
फिर से वीडियो रुक गया। चलिए अब दिख रहा है, अब दिख रहा है वीडियो लिखा हुआ सारा। चलिए ध्यान देंगे। अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा किसमें गौर करिएगा। का गौर करना है देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझते देखें। शब्द और पद जो है, इस चीज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको शब्द और पद में अंतर समझना बहुत जरूरी है। शब्द अलग चीज है, पद अलग चीज है। शब्द कहने का मतलब हुआ कि जब वर्ण आपस में मिला तो शब्द बना। जैसे में हमने देखा घर, तो घा और रा मिला तो हमारा बना घर। यानी जब वर्ण आपस में मिला, जब वर्ण आपस में मिला तो हमारा क्या चीज बना? शब्द बना। क्लियर है ना? और इस शब्द को जिस वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे बोले घर जाओ, तो इस शब्द को जिस वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग पद कहते हैं। यानी कि जब वर्ण आपस में मिला तो शब्द का निर्माण हुआ, और उस शब्द को जिस भी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा उसे हम लोग पद कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा घर जो है, ये मेरा यहाँ पे स्थान बता रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्थान पद बोलेंगे। और ये मेरा जाओ यहाँ पे एक क्रिया है, तो ये मेरा यहाँ पे क्रिया पद बता रहा है। किसी भी सेंटेंस में लिखा रहे कि मैं घर जाता हूं, तो घर यहाँ पे बताएगा स्थान पद को, जाना यहाँ पे बताएगा क्रिया पद को। तो कहने का मतलब हुआ कि जब वर्ण आपस में मिला तो ये शब्द का निर्माण किया, और इस शब्द का भी जिस भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग पद कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आपने समझा। और अगर आपसे बोले कि शब्द किसे कहते हैं, तो आपको एक लास्ट में बड जोड़ना है। क्या जोड़ना है? सार्थक मेल जोड़ना है। सार्थक मेल कहने का मतलब कि अगर जैसे हमारा ये कमल है, तो का जोड़ मा जोड़ ला मिला तो ये हमारा बना पूरा कमल। तो जब वर्ण मिला लेकिन उसका कुछ कुछ तो अर्थ निकल रहा है, और जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसको हम बोलेंगे शब्द नहीं है। भले वो वर्ण से मिलकर बना, नो डाउट, लेकिन हम उसको शब्द कभी भी नहीं कहेंगे। तो ये मेरा वर्ण से मिलके बना, ये भी मिला, ये भी मिला, तो ये जब वर्ण से मिलके बना तो ये मेरा शब्द बनाया। तो शब्द किसको बोलेंगे? उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। गजब स्थिति है ये। आए हो क्लास, अब चुप रहेगी? लाके खड़ा कर देंगे, सब देखेगा। देखें, तो कहने का मतलब हुआ कि जब वर्ण आपस में मिला तो हमारा शब्द बना। रे चुप। तो कहने का मतलब हुआ कि जब वर्ण आपस में मिला तो हमारा क्या बनाया? शब्द बनाया। तो इस शब्द को जिस वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब हमारा यहाँ पे समझिएगा कि शब्द को अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है। पहले हम लोग सीखेंगे कि अगर बोला जाए कि उत्पत्ति के आधार पर, अगर उत्पत्ति के आधार पे बोला जाए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या फिर संरचना या बनावट के आधार पे देखा जाए, संरचना या बनावट के आधार पे देखा जाए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को देखेंगे। फिर अगले देखेंगे हम लोग उत्पत्ति के आधार हम लोग देखेंगे, फिर रूपांतरण के आधार पर देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग एक और एक्स्ट्रा में अगर जोड़े तो अर्थ के आधार पे भी देख सकते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि हम लोग अब देख रहे हैं शब्द के भेद के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके बारे में पूरा डीप में आपको अगले क्लास में इसका सारा का सारा वीडियो मिलेगा। क्लियर है ना? तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। एक बार में इसका छोटा सा बता दूंगा सारांश कि किसको कितना कितना भागों में डिवाइड किए हुए हैं। तो पहले हमने समझा शब्द के बारे में। शब्द और पद को अच्छे से समझने के बाद मेरा आता है शब्द के भेद है, ठीक है ना? तो शब्द के भेद जो होते हैं वो अगर अर्थ के आधार पे बांटे तो ये दो तरह का होता है। पहला एक होता है सार्थक शब्द होता है, और दूसरा मेरा क्या होता है? निरार्थक शब्द होता है। ये क्लियर है ना? और अगर हम लोग उत्पत्ति के आधार पे देखें शब्द, तो हमारा उत्पत्ति के आधार पे शब्द चार तरह का होता है। कितना तरह का?
चार तरह का होता है। पहले में अरे शांति रहेगा, साउंड थोड़ा सा कम। पहला मेरा यहाँ पे तत्सम है, दूसरा मेरा तत्भव है, तीसरा हमारा यहाँ पे क्या है, भेषज है, और चौथा मेरा यहाँ पे क्या है, विदेशज है। ये क्लियर है ना। और अगर रचना या संरचना या बनावट के आधार पे अगर चर्चा किया जाए, आप ये मत समझना कि किसी का नाम है रचना या किसी का नाम है संरचना। तो अगर इस पे बात किया जाएगा तो इस पे तीन होता है, हमारा रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। अगर रूपांतरण के आधार पे चर्चा किया जाएगा, दो है, हमारा विकारी और अविकारी है। टाइम थोड़ा सा फास्ट खत्म हो रहा है। आप लोग से हम मिलेंगे अब अगले क्लास में, जब तक के लिए इतना ही। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी इसके बारे में आपने थोड़ा सा भी समझा, लेकिन इसके बारे में कल आपको इसके बारे में डीप में आपको नॉलेज मिलेगा। तो आप धैर्य रखें, और उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लासेस अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लासेस को यहीं तक हम अपना क्लास को यहीं पे द एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट नाइस डे। स्टार्ट करेंगे शब्द के प्रकार के बारे में कि आखिर शब्द का भेद कितना होता है। आखिर ये जो शब्द है, इसको किस किस भागों में बांटा हुआ है। पहले तो उत्पत्ति के आधार पे, या अर्थ के आधार पे, या रचना के आधार पे, या संरचना के आधार पे, या बनावट के आधार पे, या रूपांतरण के आधार पे। तो कहने का मतलब हुआ कि हम ये चीज अब सीखेंगे कि जो हमारा ये शब्द है उसको अलग अलग तरीके से कैसे डिवाइड किया हुआ है, कैसे कैसे इसमें बांटा हुआ है। ठीक है ना। ये क्लियर है ना। तो पहले ये चीज को हम क्लियर करेंगे। तो चले स्टार्ट करेंगे हम अपनी टॉपिक को, जिसका नाम है शब्द के भेद। ये क्लियर है ना। अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे ये चीज समझिएगा कि शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अब कुछ का मन में आया भेद, यानी कि कहने का मतलब किसी के खुलासा के बारे में नहीं जान सकते, उस भेद के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जो आपके मन में थोड़ा सा दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा वो भेद के बारे में। नहीं नहीं नहीं। हम वैसे भेद के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम शब्द के भेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शब्द को कितने भागों में डिफाइंड किया हुआ है, कैसे बांटा हुआ है, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। अब ये मत समझिएगा कि किसी को बोल रहे हैं या किसी के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में हम उसका भेद खोलेंगे, शब्दों के द्वारा उसको व्यक्त करेंगे। कहने का मतलब ये आप नहीं समझिएगा। किसी के बारे में आप जान रहे हैं तो आप उसके बारे में आप शब्दों के द्वारा उसके बारे में प्रकट नहीं करेंगे, तो उसको हम शब्द के भेद नहीं कहेंगे। ये चीज आपके दिमाग से निकाल देनी है। तो हम सीखेंगे ये चीज कि शब्द के भेद में ये सीखेंगे कि जो हमारा शब्द है उसको किस किस आधार पे कितने भागों में डिवाइड किए हुए हैं। क्लियर है ना। तो पहले हम लोग ये चीज सीखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे हमारा शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है ना। उत्पत्ति के आधार पे अगर हम देखें, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखें, अगर उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखेंगे कि ये शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना। शब्द के प्रकार को चाहे भेद को। तो अब इसके खुलासा करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर चलेंगे, डीप में जाएंगे। तो ये शब्द के चार भेद होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। पहला कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसमें पहला जो हमारा यहाँ पे होता है, पहला यहाँ पे मेरा होता है, यहाँ पे मेरा होता है पहला तत्सम होता है। क्लियर है ना। दूसरा जो मेरा यहाँ पे होता है तत्भव होता है। तीसरा जो मेरा यहाँ पे होता है वो देशज होता है। और चौथा हमारा यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है? विदेशज होता है। यानी कि शब्द की अगर खुलासा किया जाए, इसके डीप में जाया जाए, तो शब्द के उत्पत्ति के आधार पे चार होते हैं। ठीक है ना। जैसे बोलता है ना कि एक आदमी के दो गो। तो उसी तरह से अगर शब्द की चर्चा किया जाए, आप किसी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आपके पास शब्द का इतना कमांड होना चाहिए कि आप किसी को अच्छे से बता सकते हैं। क्लियर है ना। यानी कि आप जैसे इंग्लिश सीखते हो तो आपको अगर वर्ड पे कमांड है, अगर आपको शब्द पे कमांड है, तो आप आसानी से बता सकते हो। और इसी तरह से हिंदी में अगर बात किया जाए तो आपको वर्ड पे कमांड है, तो आप किसी के सामने बोल सकते हो। यानी कि अगर मान लीजिए किसी को आप समझते हो कि हमको प्रपोज करना है, अब एक ही चीज बार बार बोलेगा तो ठीक नहीं है। जैसे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो कहने का मतलब ये वर्ड हर एक आदमी यूज किया है, सुना हुआ वर्ड है। तो कहने का मतलब अब किसी के लिए ऐसा वर्ड तैयार करे जो कि सुनने में कुछ बेहतर लगे। समझ में आ रही ना। सुनने में कुछ अलग लगे, उसके लिए लगे कि ये कोई नया वर्ड्स हमारे लिए क्रिएट किया हुआ है।
तो आप पहले वर्ड पे कमांड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस वर्ड को, ये शब्द को आप कमांड कर रहे हैं, लेकिन ये इसको कितने भागों में बांटा हुआ है, इस चीज के बारे में अभी हम कमांड करेंगे। क्लियर है ना? तो चले देखते हैं कि शब्द जो होता है उत्पत्ति के आधार पे ये चार तरह का होता है। पहला हमारा ये है तत्सम है, दूसरा मेरा तद्भव है, तीसरा मेरा देशज है, चौथा मेरा विदेशज। अगर मान लिया जाए बोले जाए कि संरचना या फिर संरचना या बनावट के आधार पे अगर चर्चा किया जाए, किस चीज पे? बनावट के आधार पे अगर चर्चा किया जाए कि बनावट के आधार पर आपको बतानी है कि शब्द के भेद कितना होता है, ठीक है ना? शब्द के भेद कितना होता है, तो अगर इसके ऊपर हम चर्चा करें तो इस चीज में शब्द मेरा जो होता है वो तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है। पहला हमारा यहाँ पे क्या है? पहला यहाँ पे मेरा रूढ़ है, दूसरा मेरा यहाँ पे यौगिक है, तीसरा मेरा यहाँ पे युगरूढ़ है। तीसरा मेरा यहाँ पे क्या है? युगरूढ़ है। ये क्लियर है ना? यानी कि अगर मान लिया जाए हम ये संरचना या बनावट के आधार पे चर्चा करते हैं तो हमारा शब्द जो होता है वो तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है। पहला हमारा यहाँ पे रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। अगर हम लोग अब मान लिया जाए रूपांतरण के आधार पे हम लोग के आधार पे आपको बतानी है कि रूपांतरण के आधार पर आपको बतानी है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। क्लियर है ना? अगर शब्द के भेद पूछे तो इसमें आपको बतानी है कि इसमें आपका दो होता है। एक आपका होता है विकारी शब्द होता है। क्लियर है ना? एक आपका क्या होता है इसमें? विकारी शब्द होता है, ठीक है ना? विकारी शब्द होता है। दूसरा आपका क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। भिखारी मत बोलिएगा, भिखारी बोल रहे हैं, ठीक है ना? ई मत आप समझिएगा कि भिखारी शब्द होगो एगो अभिखारी शब्द होगो, ऐसा बात नहीं है। एक होगा विकारी शब्द होगा, दूसरा हमारा क्या होगा? अविकारी शब्द होगा। ये क्लियर है ना? तो चले आगे बढ़ते, थोड़ा सुख आप समझिएगा। और चलिए ध्यान देने वाली बातें ये है कि भिखारी शब्द के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं जो संज्ञा के बारे में, दूसरा हम लोग सर्वनाम के बारे में, तीसरा हम लोग विशेषण के बारे में, चौथा हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? क्रिया के बारे में। और अगर हम लोग चर्चा करें आभिकार्य शब्द के अंतर्गत तो हम इधर पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। अगला हम लोग पढ़ते हैं संबंधवाचक के बारे में। अगला हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं समुच्चयवाचक के। और अगला हम लोग इसमें पढ़ते हैं विस्मयादि बोधक। ये क्लियर है ना? राइटिंग पे आप लोग ना जाएंगे तो बेहतर है, राइटिंग मेरा थोड़ा फास्ट लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। क्लियर है ना? थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा, राइटिंग पे मेरा कमांड ना करे तो बेहतर है। क्लियर है ना? अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा चर्चा हम लोग करेंगे, ये पूरा हमारा यहाँ पे शब्द की पूरा का पूरा यहाँ पे बताया हुआ है कि शब्द को कितने तरीके से बांटा हुआ है। हम इस चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाली हैं, आपके एग्जाम में दरअसल कहाँ से सवाल आते हैं, इस चीज के बारे में भी यहाँ पे बताई हुई है। क्लियर है ना? तो देखेंगे कि हमने देखा कि शब्द जो होता है, पहली चीज ये है कि शब्द जो हमने देखा वो देखा उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे हमने देखा? उत्पत्ति के आधार पे हमने शब्द को देखा कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द मेरा चार तरह का होता है। पहला मेरा यहाँ पे तत्सम होता है, दूसरा तत्भव होता है, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। अब यहाँ समझना कि तत्सम किसको कहेंगे। तत्सम कहने का मतलब हुआ कि जो शब्द हमारा संस्कृत में यूज किए जाते हैं, अगर उसी शब्द को हिंदी में भी यूज किया जाता है, उसी को हम लोग तत्सम कहते हैं। यानी कि हिंदी के हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, यानी हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। जैसे अगर चर्चा किया जाए अग्नि हो, नेत्र हो, इन सब का सारा का डिफिनेशन आपको अभी हम लिखाएंगे। क्लियर है ना? अभी खाली बस आप कहानी के माध्यम से सुने, ये चीज क्लियर है ना? अभी आपको सिर्फ सुनना है और समझनी है, और हम आपको ये सारा का सारा आपको लिखाएंगे। धैर्य रखिए बशर्ते, ठीक है ना?
अगला है हमारा तत्भव। तत्भव कहने का मतलब हुआ कि तत्सम के बिगड़े रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम के बिगड़े रूप को हम लोग तत्भव कहते हैं। देशज कहने का मतलब कि हमारे देश में जो बोले जाने वाली भाषा होती है उसको हम लोग देशज कहते हैं, और हमारा विदेश में जो बोले जाने वाली भाषा होता है उसको हम विदेशज कहते हैं। तत्सम का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमने बोला कि अग्नि, अग्नि को हम लोग आग बोलते हैं, तो आग हमारा तत्सम के बिगड़े रूप को ना हमने तत्भव बोला, तो हमारा आग यहाँ पे क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। जैसे बोले कि नेत्र, नेत्र को हमने बोला आंख। जैसे बोले कुब्बज, कुब्बज को हमने बोला कुबड़ा, तो कुबड़ा हमारा यहाँ पे क्या होगा? तद्भव हो जाएगा। अरे बाबू, एक बार बोलते नहीं समझ में आता है। अगली चीज है मेरा विदेशज। जैसे विदेश में बोले जाने वाली, जैसे अगर हम यहाँ पे स्कूल बोलते तो विदेश जाएंगे स्कूल बोलेंगे, अगर यहाँ हॉस्पिटल बोलते हैं तो वहां भी जाने के बाद हम हॉस्पिटल बोलेंगे, अगर यहाँ पे हम बस बोलते हैं तो वहां पे भी बस बोलेंगे, ट्रेन बोलते हैं तो वहां पे भी ट्रेन बोलेंगे, अगर पायलट बोलते हैं तो वहां पे भी हम लोग पायलट बोलते हैं। कहने का मतलब हमारे जो विदेश में बोले जाने वाली भाषा होता है उसे विदेशज कहते हैं। ये क्लियर है ना? अगली चीजें अगर हम चर्चा करें कि संरचना या बनावट के आधार पे मेरा शब्द कितने तरह का होता है, तो ये मेरा जो है वो तीन तरह का होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है। रूढ़ कहने का मतलब हुआ कि वैसा शब्द जिसका हम लोग अगर खंड या टुकड़ा करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे रूढ़ कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जिससे प्यार किया उसको छोड़ दिया, उसको टुकड़ा कर दिया, लेकिन उसके लिए कुछ फायदा ही नहीं हुआ, उसे ही हम लोग रूढ़ कहते हैं। यानी कि अगर आपने किसी से अगर कहता है सच्ची मोहब्बत करता है, अगर उसको नहीं मिला, अगर कोई फायदा नहीं हुआ, समझिए वो बेचारा रूड है। क्या है? रूड है। यानी कि उसका दिल भी टूटा, कोई फायदा भी नहीं, तो वैसे शब्द को रूड कहेंगे। तो यानी रूड कहने का मतलब हुआ कि रूड ऐसे शब्द को कहा जाता है जिसका हम लोग अगर खंड टुकड़ा करेंगे उसका कुछ कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। ठीक है ना? अगर कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा उसी को हम लोग रूड कहते हैं। यौगिक कहने का मतलब हुआ, यौगिक कहने का मतलब हुआ कि जिसका हम लोग अगर खंड या टुकड़ा करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा। यानी कि मान लिया जाए अगर किसी से आप सच्ची मोहब्बत अगर करते होगे, तो अगर मान लिया जाए उससे आपकी शादी विवाह नहीं हुआ, अगर किसी कारणवश आप उससे दूर हो गए, तो वो 10 साल 20 साल 30 साल 30 साल 40 साल के बाद भी वो आपको याद करेगा। तो इसका मतलब कुछ तो अर्थ निकला, वो हमारा यौगिक कहलाएगा। अगर आपसे उसका हो गया शादी तो हम समझेंगे कि वो मेरा युग रूढ़ हुआ। आपको छोड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ, रूढ़ है। आपको अगर छोड़ा भी लेकिन आपको याद है और अभी भी आपको आपसे बात करता है तो समझिए यौगिक है, और अगर आपके साथ है तो समझिए युग रूढ़ है। अब कहने का मेरा तात्पर्य क्या हुआ, इस चीज को समझिए। गलत फहमी में अब ना जाए तो बेहतर है। अब इस चीज पे दिमाग लगाए तो ठीक है। क्लियर है ना? तो देखिए रूट हमने बोला कि जिसका खंड या टुकड़ा करेंगे तो उसका कुछ अर्थ ना निकलेगा, उसे रूट कहते हैं। आपके एग्जाम में सवाल आता है कि जिसका खंड सार्थक ना हो उसे क्या कहते हैं? सार्थक का मतलब उसको हम लोग खंड करेंगे ना, सार्थक मतलब ओकरा कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, वो आलतू फालतू आदमी है। अब जैसे यौगिक बोलने का मतलब हुआ कि अगर इसका खंड या टुकड़ा करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा। जैसे मैं बोले विद्यालय, हिमालय, तो ये सब हमारा यौगिक कहलाएगा। योगरूट कहने का मतलब हुआ कि दो यौगिक शब्द, यानी कि वैसा दो यौगिक शब्द से ये मिलके बना हुआ योगरूट रहेगा। यानी कि दो यौगिक शब्द से मिलके बनने वाला एक ऐसा यौगिक शब्द जिसको अगर हम खंड या टुकड़ा करेंगे तो ये दो यौगिक शब्द से मिलके बनने वाला एक ऐसा शब्द जो किसी साधारण अर्थ को छोड़ के अगर किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? योगरूढ़ कहते हैं। ठीक है ना? जैसे हम बोले चक्रपाणिनि, तो चक्रपाणिनि एक शब्द हुआ मेरा, लेकिन ये साधारण अर्थ को छोड़ के यहाँ पे बात करेगा विशेष अर्थ के बारे में, तो उसी को हम लोग योगरूढ़ कहेंगे। यानी कि जो साधारण अर्थ को छोड़ के अगर विशेष अर्थ के बारे में ग्रहण करेगा उसे हम लोग योगरूढ़ कहते हैं। अब यहाँ पे देखना रूपांतरण के आधार पे शब्द कितने तरह का होते हैं? दो तरह का। पहला है विकारी शब्द, दूसरा अभिकारी शब्द। कभी भी आप ये ना समझे कि पहला को हम कहेंगे भिखारी शब्द, दूसरा को कहेंगे अभिखारी शब्द। यानी कि प्यार करके छोड़ दिया वो भिखारी बन गया तो ओकरा कहेंगे भिखारी शब्द। आज जगरा नहीं छोड़े ओकरा साथ है, अगर वो भिखारी नहीं बना, मीडियम साइज में मिला जुला के, तो ओकरा कहेंगे अभिकारी शब्द। क्लियर है ना? तो इसको ये नहीं बोलना कि भिखारी शब्द, इसको ये भिखारी शब्द, इसको नहीं बोलना कि आप भिखारी शब्द।
भिखारी कहने का मतलब आपने किसी से प्यार किया और उसको छोड़ दिया, तो वो हमारा गरीब बेचारा हो गया और टूट गया, मायूस हो गया, तो हमारा होगा भिखारी शब्द। और अगर उसके साथ है तो बीच बीच में मेंटेन करके लेके चल रहा है, तो हमारा अभिकारी शब्द होगा। ठीक है ना? तो ऐसा चीज आपको समझना नहीं है। विकारी शब्द कहने का मतलब हुआ कि वैसा शब्द जो रूप, लिंग, कारक और वचन के अनुसार बदलता है, उसी को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। अगर वो रूप, लिंग, कारक अगर वचन के अनुसार नहीं बदलेगा, तो उसे हम विकारी शब्द नहीं कहेंगे। अगर वो रूप, लिंग, कारक और वचन के अनुसार बदल देगा, उसको हम विकारी शब्द कहेंगे। और अविकारी शब्द की जो रूप, लिंग, कारक और वचन के अनुसार नहीं बदलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर है? विकारी शब्द के अंतर्गत मेरा 4 टॉपिक आता है। पहला संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है और क्रिया आता है। ये क्लियर है ना? और अगला अविकारी शब्द के अंतर्गत मेरा क्रिया विशेषण आता है, संबंधवाचक आता है, समुच्चयवाचक आता है और विस्मयादि बोधक आता है। ये क्लियर है ना? कौन कौन से चैप्टर आएंगे? यानी कि कहने का मतलब हुआ कि हम विकारी शब्द है, लिंग, कारक और वचन के अनुसार से, रूप, लिंग, अगर रूप, लिंग, कारक और वचन के अनुसार से जो है मेरा, अरे, रूप, लिंग और कारक और वचन के अनुसार से मेरा ये 4 चैप्टर क्या होगा? बदलता है, 4 टॉपिक बदलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विकारी शब्द मेरा कितने तरह का हुआ? 4 प्रकार का। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द भी मेरा कितने तरह का हुआ? 4 तरह का होता है। पहला मेरा क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक होता है। ये क्लियर है ना? ये क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया। अब बचा हुआ है मेरा इन सारा का डिफिनेशन लिखाना हुआ। क्लियर है ना? कि अब सवाल होता है मेरा यहाँ पे कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, रूट क्या है, यौगिक क्या है, योग रूट क्या है, विकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द क्या है। इतना मेरा ये चीज बचा हुआ है। तो इस चीज को मैं अगले क्लास में करेंगे। एक चीज आपको हम बताना चाह रहे थे। क्या बताना चाह रहे थे? इस चीज को आप ध्यान दें। बताना हम ये चाह रहे थे आप लोगों को कि जितने भी हमारे इस चैनल पे जितने भी जुड़े हुए हैं और जितने भी इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, उन सारे के लिए खुशखबरी ये है कि जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट होंगे, अगर वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि अगर उनका हिंदी और इंग्लिश में किसी भी तरह का दिक्कत हो, हिंदी प्लस इंग्लिश में, और उसके साथ साथ अगर किसी भी बच्चे को स्पोकन इंग्लिश करनी है, उसकी क्लासेस अभी बहुत जल्द अब शुरू होने वाली है। एक वीडियो यूट्यूब पे इस पे डाला हुआ है। क्लियर है ना? वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, ध्यान देंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा होता है। कहने का मतलब एक वीडियो आपका स्पोकन इंग्लिश की डाली हुई है, और अभी जस्ट आप लोग का क्लासेस जो होता है, सोमवार से स्पोकन की क्लासेस आप लोग का स्टार्ट होगा। ठीक है ना? और कहने का मतलब आपका पर डे ये क्लास चलेगी स्पोकन की बैच को। ठीक है ना? और जो भी स्टूडेंट 12th का होगा, जिसको भी इंग्लिश में तकलीफ होगा, समस्या होगा, उन सारे के लिए इस चैनल्स पे आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। क्लियर है ना? कहाँ तक चर्चा हुआ? कहने का मतलब इन सारे के बारे में आपको यहाँ पे डीप में नॉलेज मिलेगी। तो जितने भी हैं, जिनको भी लगता है इन सारे की क्लासेस करनी है, उन सारे का इस पे चैनल पे आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मिलने वाला है। और आपको एक 5 मिनट का ऑडियो समरी भी मिलने वाला है कि चलो आंख बंद करके सुनते हैं। ये चीज आपको 5 मिनट में पूरा चैप्टर को कवर करेगा। ये क्लियर है? और इसके साथ आपको बता देते हैं कि जो भी बच्चे यहाँ पे, ये चैनल्स जो है मैथ्स की बनाई हुई है, और इस चैनल पे मैथ्स चलाते थे, और कहने का मतलब इस चैनल पे भी मैथ्स चलेगी। आप लोग सोचिए नहीं। बशर्ते ये कोशिश है मेरा कि इस चैनल पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होगी, बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है ना? तब तक के लिए इतना ही। आज की सेशन को यहीं तक एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे स्पोकन की बैच में। जब तक के लिए इतना ही। और उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लासेस अच्छे से समझ में आया होगा। तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट
क्लासेस में। तब तक के लिए इतना ही। आज आज की क्लासेस को मैं यहीं पे द एंड करता हूँ। फिर आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए इतना ही।